गौरी इसलिए क्योंकि ये गौर एक अफगानिस्तान में गौर करके जगह थी जहां पर इसके पिताजी शासन करते थे, ये भी वहीं पर फिर शासन करने लग गया। गौर से आया था इसलिए इसको गौरी कहा जाता था। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी जो है भारत ये देखता है कि अरे यार ये गजनी में कितनी तरक्की हुई है, कितना एक ही मंदिर लूटा इन्होंने, तो बताइए कितने सालों तक जो है गजनी को एकदम शानदार शहर बना दिया। यदि मैं इस देश का ही राजा बन जाऊं तो कितना धनी हो जाऊंगा। तो यहां पर गजनी की जो मानसिकता है वो क्या थी, लूट करने की थी, लेकिन मोहम्मद गौरी की मानसिकता शासन करने की थी। और 1175 से वो प्रयास करता है कि भारत पर आक्रमण करे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। 1175 से, अब मैं यहां पर एक संख्या लिख रहा हूं 1206, इसके बीच में एक युद्ध होता है, इसके बीच में एक युद्ध होता है जहां पर मोहम्मद गौरी जो है विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन पहले युद्ध में नहीं। 1191 में एक युद्ध होता है तरायन का युद्ध। तरायन का इसको प्रथम युद्ध माना जाता है। तरायन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या है, हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। उसका कारण हम पढ़ेंगे, जब हम युद्ध पढ़ेंगे ना तो उसके सारे कारण पढ़ेंगे, क्या कारण थे हारने के। तो पृथ्वीराज चौहान के को लड़ने की आदत थी, क्योंकि वो भाई चौहान था यानी कि राजपूत था। राजपूत हमेशा कैसी लड़ाई लड़ते थे, आमने सामने की, और वो सीधे शौर्य का प्रदर्शन करते थे। वो ये बोलते थे कि तुम्हारी तलवार गिर गई है तो पहले तलवार उठाओ फिर हम तुम पे वार करेंगे, यानी वो नैतिकता को ज्यादा महत्व देते थे। और पृथ्वीराज चौहान ने जब आमने सामने की लड़ाई लड़ी तो मोहम्मद गौरी जो है उस लड़ाई में कमजोर था, आमने सामने की लड़ाई में, क्योंकि इनको चाल और ये सब चीजें चलना जरा अच्छा आता था, सामने की लड़ाई में इतना सफल नहीं थे। तो ये हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है वो जिंदा छोड़ दिया जाता है किसी वजह से, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। 1192 में दूसरी बार तरायन का क्या होता है, द्वितीय युद्ध होता है, और यहां पर मोहम्मद गौरी फिर से आता है और इस बार जो है वो एक नई युद्ध कला सीख के आता है, जिसमें क्या करता है कि सामने एक सेना जो होती है उसके पीछे की तरफ भी दो सेनाएं वो रखता है, और सामने वाली सेना क्या करती है, पहले आक्रमण करती है और आक्रमण करके फिर क्या करती है, वापस आती है। तो जो सामने वाली सेना होती है उसको ये भ्रम होता है कि ये मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, तब उनकी सेना उनका पीछा करते हुए आगे आती है, और तभी पीछे से दो सेनाएं घात लगा देती है और आगे से भी हमला होता है और पीछे से भी, जिससे पूरी सेना जो है तितर बितर हो जाती है। आ रहा है समझ में। ये युद्ध कला के बारे में भी हम समझेंगे। तो 1191-1192 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें भारत में अब जो है अफगानी जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। मुगल अभी नहीं आए हैं, अफगानी जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, और यहां से जिसको कहना चाहिए एक नई शुरुआत होती है। 1206 से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। किसकी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से। अफगान लोग अब यहां पर आते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे, वंश बदलेंगे, लेकिन सल्तनत नहीं। शब्द समझना, साम्राज्य और सल्तनत एक ही बात है। आ रहा है समझ में। साम्राज्य का मतलब हो गया कि वो बड़ा देश जिसमें सरकारें बदलती रहेगी। तो ये कब तक रहेगा? 1206 से लेकर के 1526 एडी तक का जो समय है, ये कौन सा समय कहलाएगा? दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश आते रहेंगे। जैसे सबसे पहला वंश हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक भारत पर क्या करता है? राज करता है। फिर वंश बदल जाता है, मतलब सरकार बदल गई, तो फिर अगला जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 में भारत पर राज करता है। खिलजी के बाद में आते हैं तुगलक। तुगलक वंश जो है भारत में 1320 से 1414 तक राज करेंगे। तुगलकों के बाद में आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश भारत में 1414 से 1452 52 तक राज करेंगे। और अंत में आते हैं लोधी। लोधी वंश जो है भारत में 1452 से लेकर के 1526 तक ये राज करेंगे। यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर इन वंशों को हम पढ़ेंगे क्रम के अनुसार। वही चीज, चार चीज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों को पढ़ना। और इसके बाद में यहां पर 1526 में एक नए किरदार की एंट्री होती है।
ये किरदार आ रहा है उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान के फरगना से एक व्यक्ति निकलता है शासन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका नाम बाबर है। जिसका नाम क्या है? बाबर। और 1526 में वह भारत में आता है और यहां पर वो लड़ाई लड़ता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई या प्रथम युद्ध लड़ता है। और किसके खिलाफ? लोधी वंश में इब्राहिम लोधी शासक था, उसके खिलाफ। यहां पर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और यहां पर बाबर जो है लोधी को हरा देता है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है? अब खत्म। 1526 से एक नया साम्राज्य शुरू होता है, यानी कि सल्तनत शुरू होती है। सल्तनत शब्द अफगानी लोग इस्तेमाल करते थे। यहां पर क्योंकि ये उज्बेकिस्तान से आया था, उस तरफ से आया था, उसके ऊपर तरफ से आया था, तो वहां पर यहां पर बोला जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल, क्या कहेंगे? मुगल शासन। समझ में आ गया कि नहीं? मुगल शासन का इस्तेमाल होता है, यानी कि मुगल यहां पर अब राज करेंगे और मुगलों की यहां पर जो है वो सत्ता होगी। अब यहां पर हम 1526 के बाद में जब भारत को देखेंगे तो फिर हम बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, उनके सुधारों को पढ़ेंगे, उन्होंने इस देश में क्या क्या बदलाव लेके आए और क्या क्या युद्ध हुए। इसके बाद में ही फिर राजपूतों में भी उनके पैरेलल जो महाराणा प्रताप है ना, राणा सांगा है, इन सबको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1526 तक हम आ चुके हैं। 1526 से लेकर के 1707 तक यहां पर कौन राज हो, किसका राज होगा? मुगल शासन का राज होगा। और 1707 वो साल है जब इस देश में मुगल शासन का सबसे बड़ा ताकतवर राजा औरंगजेब मारा जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 1707 वो समय है जो मैंने आपको यहां लिखवाया था, दिख रहा है यहां पर। मध्य भारत का यहां पर अंत माना जाता है 1707 में। ठीक है, इसके बीच में हम बहुत सारे युद्ध पढ़ने वाले हैं। युद्ध ही परिवर्तन का एक माध्यम था, कोई भी आता था तो वो नया परिवर्तन करता था, उसको हम पढ़ेंगे। तो 1707 तक हम आ गए हैं, मुगल शासन यहां तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अब हम अगले स्तर के ऊपर आ चुके हैं, जिसको मैंने आपको कहा था आधुनिक भारत। 1757 से, तो आप कहें ये सर 1707 ये